सुप्रभात। कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल राजमार्ग की जो अरबों डॉलर का है, लेकिन एक ऐसे तूफान के ठीक बगल से गुजर रहा है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक चरमपंथी समूह और वैश्विक महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। जी, ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। तो आज के द डीप डाइव के इस विस्तृत इंटेलिजेंस अपडेट में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज 21 अप्रैल 2026 है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम पश्चिमी अफ्रीका में पिछले 2 हफ्तों में हुए प्रमुख रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक घटनाक्रमों का एक गहन और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल। और इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले ये सूचित करना आवश्यक है कि आज के इस इंटेलिजेंस अपडेट के प्रायोजक प्रोवेव एआई हैं और ये पूरा बुलेटिन स्टाइलो न्यूज़ द्वारा जनरेट किया गया है। हाँ, जो कि देखा जाए तो स्टाइलो इंटेल ऑप्स का ही कंज्यूमर वर्जन है ना? जी, बिल्कुल सही कहा। मूल रूप से इस सॉफ्टवेयर को वैश्विक स्तर पर सरकारी, सैन्य और व्यापारिक निर्णयकर्ताओं के जटिल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब अब श्रोताओं को एक ऐसे एआई पावर टूल तक विशेष पहुंच मिल रही है जो वैश्विक नेताओं के स्तर की सटीक जानकारी प्रदान करता है। जी हाँ, यह तकनीक 250 से अधिक पारंपरिक स्रोतों और 20 से अधिक भाषाओं के डेटा का विश्लेषण करके मात्र 60 सेकंड से भी कम समय में निष्पक्ष और तथ्यपरक जानकारी निकालती है। तो आज का हमारा मिशन स्पष्ट है। पश्चिमी अफ्रीका में सुरक्षा परिदृश्य, बदलती भू राजनीति और अर्थव्यवस्था के नए पैटर्न्स का पूर्णता तटस्थ मूल्यांकन करना। इस क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य अत्यंत जटिल है। किसी भी रणनीतिक बदलाव को समझने के लिए जमीनी हकीकत से शुरुआत करना आवश्यक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के नवीनतम डेटा के अनुसार एक बहुत ही विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हुई है। विरोधाभासी किस अर्थ में? देखिए, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों में लगभग 28% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अफ्रीका का साहिल क्षेत्र अब भी वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। मतलब वैश्विक स्तर पर सुधार है लेकिन साहिल में नहीं। बिल्कुल। विश्व भर में आतंकवाद से होने वाली कुल मौतों का 50% से अधिक हिस्सा अकेले इसी क्षेत्र में हो रहा है। ये तो एक ऐसा आंकड़ा है जो पूरे वैश्विक सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर हम विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो माली और नाइजर में जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन यानी JNIM और इस्लामिक स्टेट साहिल का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। जी, और दूसरी ओर नाइजीरिया में बोको हराम और इस्वाप अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। हाँ, और खुफिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लुकुरावा जैसे नए चरमपंथी समूह भी उभर रहे हैं, जो इस स्थिति को और अधिक बहुआयामी बना रहे हैं। इसी गहरे सुरक्षा संकट के बीच 11 अप्रैल को नाइजीरिया के योबे राज्य के जिली गांव स्थित एक बाजार में नाइजीरियाई सेना द्वारा किए गए हवाई हमले का विश्लेषण करना आवश्यक है। ये वही क्षेत्र है जिसे इस्वाप के प्रभाव वाला माना जाता है ना? जी बिल्कुल। और इस घटना को लेकर विभिन्न स्रोतों से अलग-अलग विवरण प्राप्त हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 100 से अधिक नागरिकों की मृत्यु हुई है। मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि सैन्य अभियानों में खुफिया विफलता के कारण निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नाइजीरियाई सेना के आधिकारिक वक्तव्य को भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। सेना के अनुसार यह हमला किसी बाजार पर नहीं बल्कि आतंकवादियों के एक ज्ञात पारगमन मार्ग यानी ट्रांजिट कॉरिडोर को निशाना बनाकर किया गया था। हाँ, और सेना में इस घटना में नागरिक हताहतों के दावों की जांच के लिए एक सेल का गठन भी कर दिया है। देखिए, यहाँ निर्णयकर्ताओं के 2 अलग-अलग दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से टकराते हुए देखे जा सकते हैं। एक ओर सेना है जिसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन है जो नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। इस स्थिति का सबसे जटिल पहलू यही है कि चरमपंथी समूह असमित युद्ध की रणनीति अपनाते हैं। मतलब वे जानबूझकर घनी आबादी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वे बाजारों या नागरिक क्षेत्रों का उपयोग अपने रसद और वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में करते हैं। जब चरमपंथी नागरिकों की आड़ में छिपते हैं तो पारंपरिक सेनाओं के लिए उन्हें निशाना बनाना सामरिक दृष्टि से अत्यंत कठिन हो जाता है। तो इस जमीनी हकीकत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक ऐसी बिसात बन गई है जहां चरमपंथियों और सेना की चालों के बीच आम नागरिक अनजाने में मोहरे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, जब ऐसे हमले होते हैं और नागरिक मारे जाते हैं
तो इसका स्थानीय स्तर पर सेना के प्रति भरोसे पर क्या प्रभाव पड़ता है? सैन्य समाजशास्त्र स्पष्ट रूप से बताता है कि जब भी ऐसे अभियानों में नागरिक हताहत होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव राज्य के प्रति विश्वास पर पड़ता है। ये एक अत्यंत खतरनाक दुष्चक्र का निर्माण करता है। एक दुष्चक्र कैसे? देखिए, जब नागरिकों की मृत्यु होती है तो स्थानीय आबादी में सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है। चरमपंथी संगठन तुरंत इस आक्रोश का उपयोग नई भर्तियों के लिए करते हैं। और इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि सेना को स्थानीय स्तर पर मिलने वाली जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आनी बंद हो जाती है। ओह, मतलब सेना के पास जमीनी खुफिया जानकारी का अभाव हो जाता है। जी, और जब जानकारी नहीं होती तो वे भविष्य में और अधिक गलतियां करते हैं, जिससे अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो जाती है। जमीनी स्तर पर इसी अविश्वास के कारण अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव देख रहे हैं, विशेष रूप से साहिल क्षेत्र में, जहां सैन्य शासनों ने अपनी विदेश नीति पूरी तरह से पलट दी है। बिल्कुल, और इस ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स यानी AES का गठन है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो के सैन्य शासनों ने एक साथ आकर ये गठबंधन बनाया है और एक संयुक्त सैन्य बल की शुरुआत की है। और ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही फ्रांसीसी निर्भरता को समाप्त करने का प्रयास है। इसी के परिणाम स्वरूप इन देशों से फ्रांसीसी और अमेरिकी सेनाओं को बाहर कर दिया गया है। और जब पारंपरिक महाशक्तियां बाहर निकलती हैं तो जो शक्ति शून्यता उत्पन्न होती है उसे भरने के लिए नए खिलाड़ी आगे आते हैं। 7 अप्रैल की खुफिया रिपोर्टों के अनुसार तुर्की अब नाइजर की सेना को सीधे उनकी जमीन पर प्रशिक्षण दे रहा है। और रूस का अफ्रीका कॉर्प्स भी अपनी उपस्थिति का लगातार विस्तार कर रहा है। जी हाँ, और ये कोई सामान्य कूटनीति नहीं है, बल्कि सैन्य सुरक्षा के बदले खनिजों तक पहुंच प्राप्त करने का एक मॉडल है। इन बदलावों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में आया संरचनात्मक परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से नया रूप दिया है। अब उनकी नीति का मुख्य केंद्र लोकतंत्र को बढ़ावा देना नहीं रह गया है। तो अब उनका फोकस क्या है? अब वे सीधे तौर पर व्यावहारिक सहयोग यानी प्रैग्मैटिक एंगेजमेंट की नीति अपना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यूरेनियम और अन्य दुर्लभ खनिजों तक पहुंच सुरक्षित करना है और साथ ही रूस तथा चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, भले ही इसके लिए उन्हें सैन्य शासनों के साथ ही काम क्यों न करना पड़े। रुकिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अमेरिका तो ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र मूल्यों का पैरोकार रहा है। तख्तापलट होने पर वो सबसे पहले सहायता रोक देते थे। तो क्या अब अमेरिका के लिए लोकतंत्र बनाम तानाशाही का पुराना पैमाना पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है? ये एक अत्यंत तार्किक प्रश्न है। देखिए, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था संकेत दे रही है कि महाशक्तियां अब वैचारिक प्राथमिकताओं के स्थान पर यथार्थवादी राजनीति अपना रही हैं। इसका कारण अर्थशास्त्र में छिपा है। साहेल क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है। हाँ, और जब पश्चिमी देशों ने मानवाधिकारों की शर्तों पर सहायता रोकी तो इन सैन्य शासनों ने आसानी से रूस और चीन का रुख कर लिया। बिल्कुल सही। इसलिए अमेरिका का ये बदलाव इस बात का प्रमाण है कि संसाधनों की होड़ में रणनीतिक हितों की सुरक्षा अंततः वैचारिक पैमानों पर हावी हो जाती है। जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां सैन्य शासनों को स्वीकार कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय स्तर पर नागरिक समाज शांत नहीं है। हाल ही में ब्रुसेल्स में निर्वासित नागरिकों द्वारा अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स ऑफ द साहिल यानी ADS का गठन किया गया है। जी, और ये गठबंधन AES देशों के सैन्य शासनों का कड़ा विरोध कर रहा है और संवैधानिक व्यवस्था की मांग कर रहा है। इस लोकतांत्रिक प्रतिरोध को संस्थागत समर्थन भी मिल रहा है। ट्रस्ट अफ्रीका द्वारा वेस्ट अफ्रीका डेमोक्रेसी फंड लॉन्च किया गया है, जो जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की सहायता करेगा। हालांकि इन आंदोलनों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण दक्षिण अफ्रीका में हुई एक हालिया घटना है, जहां फ्रांसीसी विरोधी कार्यकर्ता केमी सेबा को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, जिन पर बेनिन में एक विफल तख्तापलट का समर्थन करने का आरोप है। अगर हम सोशल मीडिया का विश्लेषण करें तो बहुत मिश्रित प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं। डायस्पोरा ADS का समर्थन कर रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोग सेना के सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना है।
एक तरफ लोकतंत्र की मांग है तो दूसरी तरफ दैनिक सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, ब्रुसेल्स से संचालित एक निर्वासित लोकतांत्रिक गठबंधन उन सैन्य शासनों को चुनौती देने में कितना प्रभावी हो सकता है जिनका राज्य के तंत्र पर पूरा नियंत्रण है? समर्थन प्राप्त न हो। ब्रुसेल्स में बैठा एडीएस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव तो बना सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सत्ता परिवर्तन के लिए उन्हें स्थानीय असंतोष को संगठित करना होगा, जो कि एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल। इन गंभीर सुरक्षा संकटों के बीच पश्चिमी अफ्रीका कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय भी ले रहा है। इसमें सबसे प्रमुख है मोरक्को और नाइजीरिया के बीच 6,900 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन परियोजना। जी, जिस पर लगभग $25 बिलियन का निवेश होना है। इस महापरियोजना का सबसे दिलचस्प पहलू इसका मार्ग है। इसे जानबूझकर तटीय मार्ग से ले जाने की योजना बनाई गई है। ओह, ताकि साहिल क्षेत्र की भारी राजनीतिक अस्थिरता और चरमपंथी हमलों को बाईपास किया जा सके। बिल्कुल, ये अल्जीरिया की ट्रांस सहारा परियोजना के लिए एक सुरक्षित विकल्प है, जिसका लक्ष्य 2031 तक यूरोप में गैस डिलीवरी शुरू करना है। ये रणनीति तो ऐसी है जैसे जानबूझकर किसी तूफान को दरकिनार करते हुए एक नया सुरक्षित राजमार्ग बनाना। सही कहा। और अन्य देश भी आर्थिक विकास कर रहे हैं। सेनेगल अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत खुद को एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित कर रहा है। और बेनिन की अर्थव्यवस्था भी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 2025 तक प्रति व्यक्ति संपत्ति के मामले में इसके नाइजीरिया को पीछे छोड़ने का अनुमान है। लेकिन जहां बुनियादी ढांचे में प्रगति हो रही है, वहीं मौद्रिक एकीकरण के मोर्चे पर एक गहरी खाई है। क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय में मुद्रा को लेकर दो अलग विचारधाराएं हैं। हाँ, जमाओ देश जैसे नाइजीरिया और घाना 2027 तक पूरी तरह से स्वतंत्र इको मुद्रा लाना चाहते हैं। जी, जबकि यूईएमओए देश इको सीएफए व्यवस्था के साथ ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यूरो से जुड़ी मुद्रा उन्हें अत्यधिक मुद्रास्फीति से बचाती है। तो क्या ये वास्तव में संभव है कि इतनी विशाल आर्थिक परियोजनाएं जैसे कि वो गैस पाइपलाइन इस क्षेत्र की गहरी राजनीतिक अस्थिरता से पूरी तरह सुरक्षित रह सके? तटीय मार्ग का क्षय निश्चित रूप से एक सोची समझी रणनीति है, लेकिन पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। सबसे बड़ी चिंता का विषय हालिया खुफिया रिपोर्ट्स हैं। वे रिपोर्ट्स क्या संकेत दे रही हैं? वे स्पष्ट कर रही हैं कि जेएनआईएम जैसे समूह अब साहिल से आगे बढ़कर नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी तटीय राज्यों की ओर अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही तस्करी के जो अवैध नेटवर्क्स फैले हैं, वो भी इन ढांचों के लिए खतरा बन सकते हैं। इन सभी घटनाक्रमों को समेटते हुए अब ये देखना आवश्यक है कि आगे क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में श्रोताओं को किन प्रमुख घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए? वर्तमान स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। नाइजीरिया के सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया सूचनाओं के अनुसार आतंकवादी अबूजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नाइजर राज्य की जेलों पर एक बड़े समन्वित हमले की योजना बना रहे हैं। ओह, इसके साथ ही जेएनआईएम का विस्तार नाइजीरिया के क्वारा और केबी राज्यों की ओर हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर मोरक्को नाइजीरिया पाइपलाइन समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर भी जल्दी अपेक्षित हैं। जी, और ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये घटनाएं केवल क्षेत्रीय मुद्दे नहीं है। जब नाइजीरिया जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश में अस्थिरता आती है तो इसका सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा रणनीतिक जंक्शन है जहां पूरी दुनिया के हित जुड़े हुए हैं। तो 1960 के दशक के इस प्रोफेशनल न्यूज़ टोन को अब यहीं समाप्त करते हुए हम एक बहुत ही दोस्ताना लहजे में अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि कोई भी वैश्विक घटनाक्रमों की इसी तरह के व्यक्तिगत और निष्पक्ष जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो स्टाइलो न्यूज़ एक बेहतरीन टूल है। बिल्कुल, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ये सैकड़ों पारंपरिक समाचार माध्यमों और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से डेटा लेकर आपके लिए कस्टम इंटेलिजेंस ब्रीफ तैयार करता है। तो आज ही www.stylonews.com पर जाकर इस AI पावर्ड न्यूज़ सर्विस को सब्सक्राइब करें। और हाँ, श्रोताओं से ये भी अनुरोध है कि वे भविष्य के डीप डाइव विश्लेषण के लिए अपने पसंदीदा विषयों के सुझाव हमें जरूर भेजें और सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करें। अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या मोरक्को नाइजीरिया पाइपलाइन जैसी विशाल आर्थिक जीवन रेखाएं अंततः इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता थोपने में सफल होंगी, या फिर साहिल से उठने वाले सुरक्षा खतरे
इन नई आर्थिक नसों को ही काट देंगे। ये एक ऐसी दौड़ है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। सुनने के लिए धन्यवाद।